हेलो बेटा। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग बात करते हैं मल्टीपल फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंसी की, जिसमें इससे पहले हमने बात की थी थॉर्नडाइक की। आज हम लोग बात करेंगे गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड 1967। गिलफोर्ड ने 1967 में बुद्धि की संरचना का एक जो सिद्धांत था उसको प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने 3 डायमेंशनल थ्योरी को दिया। 3 डायमेंशनल थ्योरी, ये तीनों जो इनके डायमेंशन थे स्पेसिफिक, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट्स पे थे। इसी सिद्धांत को आपकी जो त्रिविमीय सिद्धांत है या 3 डायमेंशनल जो थ्योरी है, इसी सिद्धांत को आपकी बुद्धि की संरचना का सिद्धांत यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी भी कहा जाता है। यहाँ आपका थॉर्नडाइक हो चाहे गिलफोर्ड हो, इन दोनों की जो थ्योरी है मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है, चूँकि इसमें किसी एक फैक्टर पे बात नहीं किया गया है, यहाँ कई फैक्टर्स की बात की गई है और इसमें कहा गया है कि आपके जो कई फैक्टर्स हैं वो आपके जो हैं कई फैक्टर जो हैं एक साथ जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद आपकी किसी भी मेंटल प्रोसेस को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। कहने का अर्थ है कि इसमें जो आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो मेंटल एक्ट होते हैं, वो कई मेंटल एक्ट होते हैं और एक साथ मिलने के बाद ये इंटेलिजेंसी को शो करते हैं। यानी हमारी इंटेलिजेंसी में किसी एक मेंटल फैक्टर्स की इसमें बात नहीं की गई है, कई मेंटल फैक्टर होते हैं और उनके बीच में एक तरह से कोरिलेशन होता है। इसी पर हम लोगों ने इससे पहले चर्चा भी की थी। आज हम लोग बात करेंगे गिलफोर्ड की। तो गिलफोर्ड के सिद्धांत को भी आपकी मल्टीपल फैक्टर थ्योरी के अंतर्गत ही रखा गया है, क्योंकि इनके भी सिद्धांत में आपके कई प्रकार के जो फैक्टर्स हैं उनको लिया गया है। अब हम इस पर चलते हैं डिटेल में, गिलफोर्ड के सिद्धांत की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये जो 3 डायमेंशनल थ्योरी है, ये जो आपकी 3 डायमेंशनल थ्योरी है, अभी मैंने कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस इंटेलेक्चुअल थ्योरी भी इसे कहा गया है, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। तो गिलफोर्ड ने ये जो सिद्धांत दिया था, ये सिद्धांत उन्होंने थर्स्टन, थॉर्नडाइक और स्पीयरमैन के सिद्धांत से काफ़ी कहें तो अलग दिया। उन्होंने इसमें किसी को कॉपी नहीं की, कुछ स्पेशल उन्होंने बताने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने थर्स्टन और थॉर्नडाइक को साथ ही स्पीयरमैन को भी पीछे छोड़ा और उन्होंने इसमें कुछ अलग देने की कोशिश की। इस सिद्धांत की अगर हम बात करें तो गिलफोर्ड ने मौलिक रूप से बोले तो बुद्धि में उन्होंने 120 कारकों की पहचान की। जैसा कि आपको बताया भी गया, मैंने वीडियो में सेंड बताया भी आप लोगों को कि स्पीयरमैन का 2 फैक्टर थ्योरी था, जिसमें कि जी कारक और यस कारक की बात की थी। बाद में आपके थर्स्टन ने भी फैक्टर्स की ही बात की, ग्रुप फैक्टर की बात की थी। थॉर्नडाइक ने मल्टीपल फैक्टर की बात की थी। लेकिन यहाँ अगर हम गिलफोर्ड की बात करें तो इन्होंने 120 कारकों की बात की थी, 120 फैक्टर्स। और ये इसकी बात ही नहीं की, इन्होंने 120 जो फैक्टर थे, जो कारक थे, इसकी पहचान भी की थी। लेकिन इन्होंने अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले ही, कहने का अर्थ है कि इनकी जब डेथ हुई उससे कुछ समय पहले 1988 में इस जो थ्योरी थी आपकी इंटेलिजेंसी की, इस थ्योरी को और ज़्यादा ब्रॉड किया और इसमें इन्होंने 120 जो फैक्टर्स इन्होंने पहचान की थी, उसकी जगह पर उन्होंने 180 कारकों का समावेशन किया। कहने का अर्थ है कि उन्होंने 120 कारकों की पहचान तो की थी, लेकिन अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही इन्होंने 180 कारकों का समावेशन किया और 180 कारकों की पहचान भी की। अब यहाँ पे जो उनके 180 कारक थे, इसमें कौन कौन से कारक थे, अब हम लोग उस पे चलते हैं गिलफोर्ड की अकॉर्डिंग। बिकॉज हम लोग गिलफोर्ड की ही थ्योरी पढ़ रहे हैं तो अकॉर्डिंग भी तो गिलफोर्ड की ही होगा। तो यहाँ गिलफोर्ड की अकॉर्डिंग मैं बात करूँ अगर, तो जो बुद्धि के आपके एलिमेंट्स होते हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं बुद्धि के, आपके जो भी एलिमेंट्स हैं, उस पूरे एलिमेंट्स को गिलफोर्ड ने 3 विमाओं में, 3 डायमेंशन, यहाँ 3 विमाओं में उन्होंने बांट दिया था। यानी उन्होंने जितनी आपके इंटेलिजेंसी के जो भी आपके एलिमेंट्स थे, सारे इंटेलिजेंसी के जो एलिमेंट्स थे उसको उन्होंने 3 विमा के आधार पर डिवाइड किया, यानी 3 भागों में बांट दिया था। और यही इसीलिए इसको 3 डायमेंशनल थ्योरी भी कहा जाता है। यही जो 3 विमाएँ हैं, यहाँ आपको बता दूँ, ये 3 विमाएँ हैं आपकी ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स। इसी 3 विमा की इन्होंने बात की थी, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन।
अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे संक्रिया की तरफ। कहने का अर्थ है कि हम लोग चलते हैं वो ऑपरेशन में। ठीक है, तो यहाँ ऑपरेशन, अब आप कहेंगे ये होता क्या है? क्योंकि सबसे पहले हम लोग किसी भी एक बीमा को उठाएंगे या किसी भी एक टॉपिक को उठाएंगे तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि ये है क्या। तो यहाँ अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो संक्रिया, ऑपरेशन, ऑपरेशन का कहने का अर्थ है कि व्यक्ति द्वारा जो किया जाने वाला आपका मानसिक प्रक्रिया का जो स्वरूप है उससे होता है। व्यक्ति जो भी कार्य करता है या जो भी क्रिया करता है उसका जो मेंटल नेचर है वो कैसा है, यही जानने के लिए हम संक्रिया को देखते हैं। कोई भी कार्य हम करेंगे तो उस कार्य में जो हम करने में हमारी जो मानसिक प्रक्रिया लगती है, जो हम मेंटल एक्टिविटीज़ तो हम कोई ना कोई करेंगे ही, तो वो जो मेंटल एक्टिविटीज़ हो रही है उसका नेचर कैसा है ये शो करता है आपका ऑपरेशन। यानी किसी दिए गए कार्य को करने में व्यक्ति द्वारा जो मानसिक क्रियाओं का स्वरूप होता है या उसका स्वरूप क्या है, उसकी व्याख्या हम किस तरीके से कर रहे हैं, यही हमारा होता है ऑपरेशन। सपोज दैट आपको कोई कार्य दे दिया गया, किसी काम को दे दिया गया, अब आप उस कार्य को कैसे कर रहे हो, क्योंकि कार्य एक ही दिया जाएगा। अगर दो व्यक्तियों को दिया जा रहा है तो दो व्यक्ति ही उसे अलग अलग तरीके से कार्य करेंगे। कार्य वही होगा लेकिन दो लोगों को एक ही काम दिया जाएगा तो दो लोग दो तरीके से कार्य करेंगे उस पर। तो ये डिपेंड करता है पर्सन की जो मेंटल एक्टिविटीज़ है उस पर, उनका मेंटल एक्ट कैसा है। क्योंकि दो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मैंने इससे पहले भी कहा था कि दो व्यक्तियों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही आपकी इंटेलेक्चुअल जो एक्ट है उसको भी शो करता है। तो यहाँ जो इंटेलेक्चुअल एक्ट पर्सन कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो कार्य मैंने कहा एक ही दिया जाएगा तो दो व्यक्तियों को अलग अलग कार्य एक ही कार्य दिए जा रहे हैं और उनको करना है। लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से मेंटल एक्ट जो है उनके डिफरेंस होंगे। तो वो जिस प्रोसेस से वो अपनी मेंटल एबिलिटीज़ से उस कार्य को कर रहा है उसकी व्याख्या जो होगी वही क्या होगा आपका ऑपरेशन। यानी वो क्रिया कैसे कर रहा है और उस क्रिया को करने के लिए वो किन किन प्रोसेस को यूज कर रहा है। तो दोनों को एक ही कार्य दिया जा रहा है लेकिन दोनों का जो प्रोसेस होगा वो सेपरेट होगा। तो प्रोसेस सेपरेट है, ये सेपरेट प्रोसेस किस वजह से हुआ? मेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से, उसके मेंटल एक्ट की वजह से। तो जो भी उसके मेंटल एक्ट्स हैं उसका नेचर सेपरेट हुआ। नेचर सेपरेट हुआ है सिर्फ इसलिए कि दो पर्सन में क्या हो रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो रहे हैं। तो इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से पर्सन उसकी एनालिसिस भी सेपरेट करेगा, उसकी व्याख्या भी सेपरेट करेगा, विश्लेषण भी सेपरेट कर रहा है वो। तो ये जो सेपरेट विश्लेषण हो रहे हैं और सेपरेट आपके जो नेचर शो कर रहा है यहाँ पर, यही आपका ऑपरेशन है। ठीक है, यहाँ कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि जो व्यक्ति कर रहा है या उसके द्वारा जो कार्य किया जाने वाला है उसकी मानसिक स्वरूप जो है, जो मानसिक प्रक्रिया है उसका स्वरूप कैसा है, यही शो करता है आपका संक्रिया। ठीक है, यहाँ जो गिलफोर्ड ने संक्रिया की बात की तो ये संक्रिया के आधार पे ही हम मेंटल एबिलिटीज़ को डिवाइड कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड। ठीक है, गिलफोर्ड ने ऑपरेशन को 6 भाग में डिवाइड किया था। कुल मिलाकर उन्होंने 6 भागों में डिवाइड किया था मेंटल एबिलिटीज़ को। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं संक्रिया के आधार पे जो भी मेंटल एक्टिविटीज़ की गई थी, जो भी मेंटल एबिलिटीज़ थी उसको डिवाइड किया गया 6 भागों में। अब आप ये पूछेंगे कि 6 भाग कौन से हैं, तो ये 6 भाग को हम आपको बता दें। ये 6 भाग हैं आपके। पहला भाग है आपका एवोल्यूशन, इट मीन्स मूल्यांकन। दूसरा है कन्वर्जेंट थिंकिंग, इट मीन्स अभिसारी चिंतन। नेक्स्ट है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, इट मीन्स अपसारी चिंतन। नेक्स्ट है स्मृति व धारण, मेमोरी एंड रिटेंशन। नेक्स्ट है स्मृति अभिलेखन, इट मीन्स मेमोरी रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर यही आपके 6 भाग हैं, एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग। यही जो आपके 6 हैं, ये इन्हीं 6 संक्रिया के आधार पर ही जो आपकी मेंटल एबिलिटीज़ है उसको बताए हैं गिलफोर्ड ने।
ठीक है, अब हम चलते हैं कॉग्निशन। अभी मैंने कहा कि इवोल्यूशन, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग और कॉग्निशन। तो यहाँ अब हम इन सब की बात करेंगे कि ये मूल्यांकन क्या है, आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, मेमोरी क्या है, रिटेंशन क्या है, मेमोरी रिकॉर्डिंग क्या है, कॉग्निशन क्या है। अब इसकी हम लोग डीपली बात करेंगे एक एक की। इसमें कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो संज्ञान सीखने की सबसे महत्वपूर्ण आपकी संक्रिया होती है। यानी कहने का अर्थ है कि संज्ञान सीखने की सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत संक्रिया है। साथ ही अगर हम स्मृति की बात करते हैं तो स्मृति आपकी प्राथमिक मानसिक प्रक्रिया है जो सीखी हुई चीज़ को धारण करती है। अब सारे चिंतन में सृजनात्मकता से घनिष्ठ संबंध है, जिसके अंतर्गत कोई भी आपकी विभिन्न दिशाओं में सोचता है, कुछ विविधता और नवीनता का पाने का प्रयास करता है। अब ये सारे चिंतन आपकी परंपरागत जो मान्य सूचनाएं होती हैं उसको प्रदान करता है, और मूल्यांकन में हम इन अन्य के आधार पर ये निर्णय लेते हैं और निर्णय लेकर के हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कहने का अर्थ है कि ये जो भी आपकी 6 भाग हैं, एवोल्यूशन हुआ, मेंटल आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग हुई, डाइवर्जेंट थिंकिंग हुई, मेमोरी रिटेंशन है थी, तो यहाँ पे इन सभी के माध्यम से ही हम अपनी मेंटल एक्टिविटीज़ और मेंटल एबिलिटीज़ को मेजर कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर व्यक्ति है और को एजुकेशन के वो दोस्त को बता रहा है, वो को एजुकेशन है और को एजुकेशन कोई जो गुण है उसके दोस्त को बता रहा है, और बताते हुए सपोज दैट उसने कोई छोटी कहानी लिखने का प्रयास किया, कोई लेख लिखने का प्रयास किया, तो इसमें जो आपकी 5 मानसिक जो अभिक्षमताएं हैं उसमें से स्पेसिफिक वो मूल्यांकन की जो संक्रिया है वो होती पाई जाएगी। इसी तरीके से अगर हम आपकी ईंट है उसका हम असाधारण उपयोग बताने की बात करें, कहने का अर्थ है कि यहाँ पे अब हम अभिसारी चिंतन की बात करें तो अभिसारी चिंतन के बारे में एक तरह का असाधारण उपयोग, कहने का अर्थ है कि वो किसी भी नई चीज़ को कैसे क्रिएट करना है, नई सी कुल मिलाकर के क्रिएटिविटी कैसी है उसकी, उसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं। साथ ही अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें किस किस प्रक्रिया के द्वारा ऑपरेशन का उपयोग किया जा रहा है, अधिकतम कितना हो पा रहा है, तो निश्चित रूप में यहाँ पर जो अवस्था आपकी पाई जाएगी वो संक्रिया को अपसारी चिंतन के अंतर्गत लाया जाएगा। यहाँ हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि ये जो आपकी चिंतन की बात की गई है यहाँ गिलफोर्ड की थ्योरी में, तो यहाँ जो चिंतन है वो आपकी कई प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें कि अभी मैंने कहा कि कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग थिंकिंग पे ही चलते हैं। आपको ये बता दें कि थिंकिंग वास्तव में होती क्या है। तो हम क्लियर कर देना चाह रहे हैं आपको कि आपकी जो थिंकिंग है, थिंकिंग कैन बी बेस्ट बी डिस्क्राइब एज द mental manipulation of the image, symbols, concept, rules and other meditational units. It means जो चिंतन है वो एक तरह की मानसिक प्रक्रिया है और सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। ठीक है, चिंतन मानसिक प्रक्रिया है और सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो कुछ सूचनाओं को जो आपके वातावरण से मिल रहा होता है, उन वातावरण की सूचनाओं को उसमें जो इन्फॉर्मेशन उसे मिल रहा है उसमें जोड़ तोड़ करता है। कहने का अर्थ है कि उसमें एक तरह से मेंटल मैनिपुलेशन वो करता है, मेंटल जो मैनिपुलेशन करता है, और मेंटल मैनिपुलेशन के माध्यम से वो कुछ सोचता है और सोच करके उसमें कुछ वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो थिंकिंग इन्वॉल्व मेंटल मैनिपुलेशन कॉन्सेप्ट प्रोपोजिशन एंड द इमेज। तो यहाँ जो आपकी चिंतन है उसमें एक कहें तो चिंतन एक संक्षिप्त रूप से मानसिक प्रक्रिया है। साथ ही वो जो घटनाएं होती हैं उसको वो प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यय, नियम के माध्यम से कई इकाइयों में वो जोड़ तोड़ देता है या उसमें जोड़ तोड़ करता है, और उसी के जोड़ तोड़ के माध्यम से वो चिंतन करता है, यानी वो अपनी समस्या का समाधान निकालने की भी कोशिश करता है। चिंतन की शुरुआत अब आप कहेंगे कैसे होती है, तो वास्तव में चिंतन उस समय शुरू होता है जब कोई व्यक्ति या प्राणी के सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आती है। हम ऐसे चिंतन नहीं करते, हमको हमारे सामने जब भी कोई समस्या आती है तो हम समस्या का समाधान चाहते हैं, उस समस्या से निजात पाना चाहते हैं। तो समस्या का जब हम समाधान चाहते हैं या समस्या निजात पाने की कोशिश कर रहे होते हैं
तो समस्या के समाधान के समय हम चिंतन करना शुरू करते हैं। कहने का अर्थ है कि समस्या का जब हमको निराकरण चाहिए होता है तो उसके निराकरण के लिए, उसके समाधान के लिए हम चिंतन करना शुरू करते हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आपके सामने है कि ये समस्या क्या है। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन आएगा ही मन में। तो समस्या, प्रॉब्लम, यहाँ समस्या का अर्थ है कि एक ऐसी परिस्थिति या घटना जिसमें जीव को लक्ष्य पर पहुंचने का रास्ता दिखाई नहीं देता, वही समस्या है। समस्या का अर्थ है कि किसी भी ऐसी परिस्थिति या घटना जिसमें जो प्राणी है वो अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक वो नहीं पहुंच पा रहा है, या पहुंचना चाह रहा है, उसे कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। तो वैसी स्थिति में वो क्या करेगा? चिंतन करेगा, क्योंकि समस्या का वो समाधान करना चाह रहा है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाह रहा है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाह रहा है। व्यक्ति जब भी अपनी समस्या का समाधान करना चाहता है तो चिंतन करता है, और चिंतन में वो अपनी समस्या के जो अलग अलग पहलू होते हैं, कहने का अर्थ है कि समस्या को वो हर एंगल से देखता है, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान डायरेक्ट वो नहीं निकाल सकता, और अगर छोटी समस्या है तो उसको हर एंगल से देख करके उसका समाधान चाहेगा। समस्या अगर बड़ी होती है तो उसे कई पार्ट में वो डिवाइड करता है और एक एक पार्ट का वो समाधान ढूंढता है। तो यहाँ जब भी व्यक्ति चिंतन करता है तो चिंतन में समस्या के अलग अलग जो पहलू होते हैं उसका समाधान पहले अलग अलग किया जाता है, इसके बाद उसे एक साथ जोड़ दिया जाता है और समस्या का पूर्ण समाधान मिलता है। इसके साथ ही जो आपके चिंतन होते हैं उसमें जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस हैं वो ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं। जब भी व्यक्ति अगर चिंतन कर रहा है तो उसकी जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, ये यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पास्ट एक्सपीरियंस सबसे मस्ट होता है, क्योंकि इससे पहले अगर वैसे समस्या का समाधान हम कर चुके हैं तो वो जो हमारे अनुभव होते हैं वो हमारे फ्यूचर में उसी तरीके की जो समस्याएं आती हैं उसके समाधान में मदद करते हैं। इसीलिए यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंस को मस्ट माना गया है, जो हमारी गत अनुभूतियाँ होती हैं उसकी बात की गई है। तो यहाँ जब भी हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम समस्या के समाधान करने के लिए अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ज़रूर कुछ लेते हैं, लेकिन कभी कभी व्यक्ति वास्तव में कुछ आपकी जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसका जो यूज़ है वो चिंतन में नहीं कर पाता। कहने का अर्थ है कि वो किस तरीके से कर रहा है ये भी डिपेंड करता है। अगर सही वे में किया तो समस्या का समाधान हुआ, सही वे में वो नहीं कर पाया तो समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है। तो यहाँ व्यक्ति वास्तव में अपने पास्ट एक्सपीरियंस को कैसे यूज कर रहा है ये सबसे मस्ट है। मनोवैज्ञानिकों ने इस पर फोर्स भी किया है कि व्यक्ति अगर समस्या का समाधान चाह रहा है तो समस्या का समाधान करने के लिए वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को कैसे यूज कर रहा है, क्योंकि अगर सही ट्रैक मिलेगा तभी आपकी समस्या का समाधान होगा, अन्यथा इसकी विपरीत अवस्था में समाधान नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ जो भी आपके चिंतन है उसके लिए पास्ट एक्सपीरियंस और समस्या के हर पहलू को देखना ज़रूरी होता है। और जब तक व्यक्ति के सामने समस्या नहीं होगी वो कभी भी चिंतन नहीं करेगा, थिंकिंग नहीं करेगा। और यहाँ हम आपको बता दें कि चाहे मानव हो चाहे पशु हो, चिंतन ज़रूर करता है, क्योंकि चिंतन हर जीव में होता है। हाँ, ये अलग बात है कि कहीं आपका प्रकट होता है, कहीं अप्रकट होता है। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर जीव जो है वो चिंतन जरूर करता है। चिंतन की प्रक्रिया में हम आपको बता दें कि आपकी ट्रायल्स एंड एरर की जो प्रोसेस है वो भी होती है। ट्रायल एंड एरर ये भी प्रोसेस होती है, यहाँ थॉर्नडाइक को हम भूल नहीं सकते हैं। तो चिंतन जब भी हम करेंगे तो उसमें प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी मायने रखता है। प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के माध्यम से भी व्यक्ति चिंतन करता है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है या अपने समस्या सुलझाने की कोशिश करता है। वैसे सामान्यतः अगर हम बात करें तो समस्या एक बार में अगर सुलझ गई तो यहाँ इनसाइड थ्योरी हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्योंकि वहाँ सूझ का विकास हुआ, इनसाइट होगी। लेकिन ट्रायल एंड एरर्स जो है वो आपके मैक्सिमम जो वर्क हैं उसमें आते हैं, और इनसाइड जो है सूझ का जो विकास है, जाहिर सी बात है कि वो आप लोगों को पता है कि इसमें अचानक होता है। सूझ का विकास तो स्टेप बाय स्टेप नहीं होता, अचानक होता है। तो इसमें आपके कुछ गलतियां, एरर्स हो सकते हैं। ठीक है,
यहाँ गलतियाँ होना स्वाभाविक है, जहाँ ट्रायल एंड एरर्स की बात करें। और सूझ में भी आपके अचानक सूझ का विकास हो रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उस सूझ के द्वारा आपकी समस्या का पूर्ण रूप से समाधान हो ही जाए। तो यहाँ अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। यानी कहने का अर्थ है कि मन में व्यक्ति की बहुत सारी अनुक्रियाएं जो हैं वो आती हैं, बहुत सारे जो रिस्पॉन्स हैं वो मन में आ रहे हैं, लेकिन किस अनुक्रिया के द्वारा हमारी समस्या का समाधान होगा ये आवश्यक होता है जानना, क्योंकि कोई इसमें गलत अनुक्रिया भी हो जाती है। तो यहाँ हमारे सामने समस्या उत्पन्न हुई, हम समस्या का समाधान करने की कोशिश करने लगे। समस्या का समाधान हम करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम गलत अनुक्रियाओं का भी प्रयोग कर रहे हैं, सही अनुक्रिया का भी प्रयोग कर रहे हैं। सही अनुक्रिया का जब हम प्रयोग करेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन हम गलत अनुक्रियाओं का भी मैक्सिमम प्रयोग करते हैं। तो जब हम गलत अनुक्रियाओं का प्रयोग करते हैं और वो उस अनुक्रिया के द्वारा, उस रिस्पांस के द्वारा हमारी समस्या का समाधान नहीं होता, तो वैसे जितने भी रिस्पांस होते हैं हम सबको क्या करते हैं, छोड़ते चले जाते हैं। और जिस रिस्पांस से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है हम उसे ही अपनी एक्सपीरियंस में ऐड कर लेते हैं, और दोबारा जब भी वैसी समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होती हैं हम उसी को कह रहे हैं कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं, वही एक्सपीरियंस हमारे काम में आते हैं जिससे कि हम समस्या का समाधान करते हैं। क्लियर है? यहाँ तो बात चिंतन की हुई। यहाँ पर जो आपकी गिलफोर्ड की थ्योरी में दिया गया है कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो ये जो आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग है और डाइवर्जेंट थिंकिंग है वास्तव में रियलिस्टिक जो थिंकिंग है उसके टाइप्स हैं। जो रियलिस्टिक थिंकिंग है उसके टाइप्स में आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग और साथ में एवलेटिव थिंकिंग, ये तीनों आ जाते हैं। कहने का अर्थ है कि यथार्थवादी चिंतन के अंतर्गत अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन, ये तो इन तीनों उसी का प्रकार है। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करते हैं रियलिस्टिक थिंकिंग की, जिसका ये प्रकार है, क्योंकि पहले हमको बेस क्लियर करना है। तो यहाँ अगर हम रियलिस्टिक थिंकिंग की बात करें तो आपका जो ये रियलिस्टिक थिंकिंग है ये वैसा थिंकिंग होता है जिसका संबंध रियलिटी से हो। नाम ही है इसका रियलिस्टिक थिंकिंग। तो आपका ये जो थिंकिंग है ये वैसे थिंकिंग को कहा जाता है जिसका संबंध रियलिटी से हो, जिसके सहारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान कर लेता है। ऐसे थिंकिंग को ही रियलिस्टिक थिंकिंग कहा जाता है। यानी इसका संबंध पूर्ण रूप से आपके वास्तविकता से होगा, ये कल्पना के अंतर्गत नहीं आएगा, ये आपके वास्तविकता से संबंधित होता है। तो यहाँ इसी रियलिस्टिक थिंकिंग को मनोवैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांटा, जिसमें कि अभिसारी और अपसारी की मैंने बात की। चलिए हम लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग की तरफ चलते हैं, और ये आपकी संक्रिया का प्रथम पद भी है, दूसरा पद है। तो यहाँ कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग मीन्स कि अभिसारी चिंतन, ये जो आपका चिंतन है इसको निगमनात्मक चिंतन यानी डिडक्टिव थिंकिंग भी कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे जो आपके थिंकिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं और आपके इंटेलिजेंसी जो रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पेसिफिक मैं यहाँ गिलफोर्ड और स्पेयरमैन, थॉर्नडाइक और थर्स्टन की बात करूँगी, जिनसे कि क्वेश्चन मैक्सिमम आपके कंपटीशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग कंपटीशन के बिल्कुल नज़दीक हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन मस्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी जो मैंने कन्वर्जेंट थिंकिंग कहा, विसारी चिंतन कहा, और ये मैंने फिर यही कहा कि निगमनात्मक चिंतन, तो ये इसी का प्रकार है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डाइवर्ट करके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग की। कन्वर्जेंट थिंकिंग को मैंने कहा कि डिटेक्टिव थिंकिंग भी कहा जाता है। ये जो थिंकिंग आपकी होती है, कन्वर्जेंट जो थिंकिंग होती है, इसमें जो व्यक्ति है, जो उसको पहले से फैक्ट्स दिए गए रहते हैं, जो तथ्य उसको पहले से प्राप्त होते हैं, वो उसके आधार पर किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। यानी पहले से जो उसको सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जो पहले से उससे मिला हुआ होता है, वो उसी के आधार पर, जो पहले से उसको सूचनाएं मिली हैं, जो उसको तथ्य प्राप्त हुए हैं, जो फैक्ट्स मिले हैं, वो उसी के आधार पर सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे सपोज दैट आप किससे अगर पूछा जाए कि अगर हम 5 में 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, 5 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर देने के लिए आपके अंदर जो होगी वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी। अब यहाँ पर आप कहेंगे कैसे, तो वो ऐसे कि आपको 5 में मल्टीप्लाई 2 से मैंने करने के लिए जो कहा,
5 और 2 जो फैक्ट्स है, जो टेबल है, वो आपको पहले से ही मिला हुआ है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान बस आपको देना होगा कि ये जो 5 है, 5 का टेबल, 2 का टेबल, वो बचपन में बता दिया जाता है। तो यहाँ जो ये टेबल है, इस टेबल के बारे में आपको पहले से प्राप्त है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिली हुई है। यानी कहने का अर्थ है कि 5 और 2 से रिलेटेड जो टेबल है, उसका फैक्ट्स आपके माइंड में पहले से ही बना हुआ है। अब मैंने कहा कि 5 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो आप तुरंत बोलेंगे कि 5 2 जा। तो यहाँ 5 2 जा या 2 5 जा, तो यहाँ 5 2 जा कहें या 2 5 जा कहें, जो भी आपका आंसर आएगा, इस आंसर को लेने के लिए आपने किसका सहारा लिया? पिछले जो आपको एक्सपीरियंस मिले हुए थे, जो पिछला फैक्ट्स था आपके पास, जो पिछले तथ्य थे। तो पिछला तथ्य क्या था आपका? 2 से लेकर के 5 तक का जो टेबल है, वो टेबल आपके लिए क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपने थिंकिंग यूज़ की है, वो आपकी हो गई कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्लियर है? इसी के आधार पे आपने उत्तर दे दिया। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जब भी हम कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करेंगे, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में आपके पास जो पहले के फैक्ट्स होंगे, जो तथ्य होंगे, आप उनके आधार पर अपनी समस्या का समाधान करेंगे। यानी पहले के जो भी आपके पास तथ्यों का जो संग्रह किया हुआ है आपने, उसी में से निकालेंगे, उनके द्वारा आपको अपनी समस्या का समाधान करना है। तो जब ऐसी समस्या का समाधान होता है, तो वैसी समस्या को समाधान को कहा जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कुल मिलाकर बस यहाँ पे यही आप लोग जान लीजिए कि ऐसा जो चिंतन होता है, ऐसी जो थिंकिंग होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति जिंदगी के अलग अलग क्षेत्र में जो उसको अनुभव मिले हुए होते हैं। जो व्यक्ति है, आप जाहिर सी बात है कि पैदा हुआ होगा पर्सन, एडोसेंस तक भी गया है, तो जब से वो जन्म लिया और एडोसेंस से इसके बीच की जो डिस्टेंस है, उसमें कुछ ना कुछ उसको एक्सपीरियंस मिले ही होंगे। तो जो उसकी लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं। हर एरिया से उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जरूर मिला होता है। वो उस एरिया से जो उसको एक्सपीरियंस मिले हुए हैं, उन एक्सपीरियंस के को वो एक साथ मिला करके उसके आधार पर अपनी समस्या का समाधान खोजता है। जितनी भी उसकी उम्र होती है, उसमें जिस जिस एरिया से उसको एक्सपीरियंस मिले हैं, जब उसके सामने समस्या उत्पन्न होती है, तो वो सारे एक्सपीरियंस को मिलाता है और मिला करके उसका एक बेस बना करके उससे समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। इसी को कहा गया है कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्लियर है ये? अब हम बात करेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग की। यहाँ बस ध्यान दे आप लोगों को यही देना है कि अभी भी हम लोग गिलफोर्ड की थ्योरी में ही हैं। उनकी थ्योरी से हम लोग आउट नहीं हुए हैं। उनकी थ्योरी की एक एक जो ऑपरेशन की बात की गई है, ऑपरेशन के अंतर्गत जो आपकी जो दिए गए हैं ये 6 भाग, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग गिलफोर्ड से अभी अलग नहीं हुए हैं। दूसरी बात करें हम लोग क्रिएटिव थिंकिंग की। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो यहाँ जो क्रिएटिव थिंकिंग है आपकी, सृजनात्मक चिंतन इसको कहा गया है। इसी चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है, इंडक्टिव थिंकिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो आपकी आगमनात्मक चिंतन है या क्रिएटिव थिंकिंग है, ये जो आपकी थिंकिंग होती है, इस थिंकिंग में जो व्यक्ति होता है, उसे जो तथ्य मिलते हैं या जो तथ्य दिए गए होते हैं, उस तथ्य में अपनी तरफ से कुछ नया जोड़ता है और तब जाकर किसी निष्कर्ष से पहुंचने की कोशिश करता है। कहने का अर्थ है कि ये जो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है, इसमें व्यक्ति को पहले से जो फैक्ट्स मिले हुए होते हैं या सामने से कोई समस्या उत्पन्न हुई और समस्या से संबंधित उसके पास कोई फैक्ट्स हैं, उसमें वो नई चीज़ों को जरूर जोड़ेगा, अपनी तरफ से वो कुछ जोड़ेगा। जब तक वो अपनी तरफ से जोड़ करके समस्या का समाधान नहीं निकालता है, उसे क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कहने का अर्थ है कि आपकी जो ऐसे इस प्रकार की चिंतन होते हैं, जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है, इसमें व्यक्ति में जो दिए गए तथ्य होते हैं, उसमें व्यक्ति अपनी तरफ से नया तथ्य जोड़ता है और नए तथ्य को जोड़ करके अपनी समस्या समाधान करने की कोशिश करता है या किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस तरह से वो जो चिंतन करता है, इसे ही आपकी क्रिएटिव थिंकिंग कही गई है। और जब तक व्यक्ति नए तथ्यों को अपनी तरफ से नहीं जोड़ता उसमें, तब तक उसे हम क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें वो तथ्यों को क्रिएट कर रहा है। क्रिएटिव थिंकिंग इसका कैसे कहा गया? क्योंकि जो फैक्ट्स उसको मिले हुए हैं, उसमें वो अपनी तरफ से क्या कर रहा है? तथ्यों को, नए नए जो फैक्ट हैं उनको क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है।
ठीक है, तो यहाँ जो क्रिएशन हो रहा है उसकी वजह से वो उसका समस्या का समाधान हो रहा है। यानी तथ्यों का यहाँ पर सृजन नहीं कर रहा है, वो क्रिएट कर रहा है। समस्या का समाधान वो तब तक नहीं कर पाएगा जब तक वो अपनी तरफ से कुछ इसमें जोड़ेगा नहीं। सपोज दैट जैसे कोई पर्सन है और उससे अगर कहा जाए कि आप ये ईंट लीजिए या ये पेन लीजिए और इसका आप अनयूजुअल यूज़ बताइए, यानी असाधारण उपयोग आप बताइए। अब उसमें क्या कर बताएगा? ये कह सकता है कि पेन से लिखा जाता है, पेन हम किसी को ऐसे चुभा सकते हैं, या ईंट से हम घर मकान बना सकते हैं, इस ईंट से किसी का सर तोड़ सकते हैं। तो यहाँ सर फोड़ना, पेन से किसी को नुकीली चुभो देना, ये सब उसका यूज़ नहीं है, ये अनयूजुअल आपका यूज़ है, असाधारण उपयोग है। तो यहाँ वो व्यक्ति अपनी चिंतन करके अपनी तरफ से जो उसमें कुछ अलग जोड़ने की कोशिश कर रहा है या उसके बारे में कुछ नया बताने की जो कोशिश कर रहा है, यही आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है। यानी कहने का अर्थ है कि इस प्रकार की जो आपकी चिंतन होते हैं, जो ऐसे क्रिएटिव जो थिंकिंग होती है, इसमें आपको किसी भी वस्तु का या उद्दीपक का या किसी चीज़ का जो उपयोग होता है वो लिखना होता है या बताना होता है, तो वो जो उपयोग होगा वो साधारण उपयोग नहीं होगा बल्कि असाधारण उपयोग होगा। और यहाँ पर सोच कर उसको बताना है कि क्या असाधारण हो सकता है। तो ऐसी जो थिंकिंग होती है उसको कहा गया है आपकी क्रिएटिव थिंकिंग। नेक्स्ट हम इसका प्रकार आगे भी बढ़ा लेते हैं, आलोचनात्मक चिंतन, जो आपकी रियलिस्टिक थिंकिंग का ही एक पार्ट है। तो यहाँ इसको भी आप लोग जान ही लीजिए कि ये आपकी आलोचनात्मक चिंतन क्या है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं आपकी रियलिस्टिक थिंकिंग की ही, और ये पार्ट भी आपका रियलिस्टिक थिंकिंग से ही रिलेटेड है। ये जो आपकी आलोचनात्मक चिंतन है, इसमें जो व्यक्ति है वो किसी भी वस्तु, घटना या किसी तथ्य की जो सच्चाई होती है उसको एक्सेप्ट करने से पहले, कोई भी घटना है, कोई भी तथ्य है, कोई भी वस्तु है, उसको एक्सेप्ट करने से पहले, उसकी सच्चाई कहे स्वीकार करने से पहले वो उसके गुण और दोषों दोनों की परख करता है। कहने का अर्थ है कि इसमें जो समाज में कुछ ऐसे भी आपके व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी घटना या वस्तु के बारे में कुछ भी कहा जाए तो मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भी वस्तु या घटना के बारे में कहा जाता है वो इसका दोनों पॉइंट देखते हैं, यानी इसका पॉजिटिव व्यू भी देखते हैं, उसका नेगेटिव व्यू भी देखते हैं, और दोनों को समझ करके ही वो किसी निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये जो थिंकिंग होती है वो वैसी थिंकिंग को ही कहा गया है आपका आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, तो यहाँ जो भी आपकी वस्तु के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उसे सही नहीं मान करके बल्कि उसके दोनों पहलू को देखते हुए अगर उसका मेजरमेंट वो कर रहे हैं, तो इस तरह के व्यक्ति में कहें तो आलोचनात्मक जो शक्ति होती है वो काफ़ी अधिक मानी जाती है। यानी वो किसी भी घटना के बारे में उसके गुण दोष दोनों को मानते हैं, और व्यक्ति में इस तरह की जो चिंतन होती है, ऐसे ही चिंतन को कहा गया है आपके आलोचनात्मक चिंतन। और जिन व्यक्तियों में इस प्रकार की चिंतन होती है तो यहाँ पे कहा गया है कि वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से परख करते हैं, इसके बाद ही वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ बात हम लोगों ने सिर्फ कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग की है। नेक्स्ट अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन में आपके मूल्यांकन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात आती है मेमोरी रिटेंशन की। मेमोरी, स्मृति, यहाँ स्मृति और धारणा, इन दोनों की बात की गई है। स्मृति क्या होती है और धारणा क्या होती है। ऐसा नहीं है कि आप इस बात से अलग हैं या अनजान हैं। साइकोलॉजी में तो आपको बहुत पहले ही बता दिया जाता है अधिगम क्या है, स्मृति क्या है, फिर भी हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे मेमोरी की। मेमोरी, यहाँ अगर हम कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो स्पेसिफिक मेमोरी पर उन्होंने काफ़ी वर्क भी किया है, जिसमें आपकी कोई भी विषय वस्तु है जिसको हम कितने दिन तक धारण कर पाते हैं, कितने दिन तक अपने माइंड में रख पाते हैं, उसी से लिया गया है। यानी किसी भी विषय वस्तु को किसी विशेष समयावधि के लिए जब हम सूचनाओं को संपोषित करके रख पाते हैं अपनी ब्रेन में, तो उसे स्मृति कहा गया है। ये समय जो है आपका 1 सेकेंड भी हो सकता है और पूरी लाइफ टाइम का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो भी आपकी विषय वस्तु हैं, अगर उन्हें आप स्मृति में धारण करके रखते हैं तो ये स्मृति का आपके धनात्मक पक्ष हो जाता है, जिसमें आप इस पूरी सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में बनाए हुए हैं। और जब आप सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में बनाने में असफल हो जाते हैं
कहने का अर्थ है कि जब आप उसे फॉरगेट कर जाते हैं तो ये स्मृति का ऋणात्मक पक्ष होता है, जिसमें आपके अगर हम बात करें मेमोरी की तो इसमें आपके तीन ही कंपोनेंट्स हैं या 3 स्टेज हैं जिसको लिया गया है। इसमें इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल की बात की गई है कि कोई भी जो आपकी सूचना होती है हम सबसे पहले उसको इनकोड करते हैं, यानी एक्सटर्नल जो स्टिमुलेशन होता है उसकी हम लोग इनकोडिंग करते हैं। जब सूचनाओं को इनकोड कर लिया जाता है तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें एक तरह से कहें तो कोडिंग हो जाती है। ये जो कोडिंग होती है इसके सहारे हम जो सूचनाएं उसे किसी विशेष कहें तो फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम उसे विशेष फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो इससे हमारे ब्रेन में एक तरह से मेमोरी ट्रेस बन जाते हैं। मेमोरी ट्रेस बनते ही इन सूचनाओं के कहें तो रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं या इनकोडिंग हो जाती है और ये सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में बनी रहती हैं। नेक्स्ट इसका जो कंपोनेंट्स है या स्टेज है वो है स्टोरेज, जो ये मेमोरी की कहें तो सेकंड स्टेज है, जिसमें कि जो भी हमारी इनकोड की गई आपकी सूचनाएं होती हैं या जो भी आपकी कहें तो सूचनाएं या आपकी विषय वस्तु होती हैं उनको हम कुछ विशेष समय के लिए कहें तो धारण करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जिस कहें तो जो स्टोरेज की आपकी स्टेज होती है इसमें सूचनाओं से संबंधित जो आपकी कहें तो वही एक्सटर्नल जो स्टिमुलेशन है वैसी उत्तेजनाओं को हम कुछ समय के लिए धारित करके रखते हैं। अब ये समय आपका, मैंने अभी कुछ ही देर पहले कहा कि 1 सेकंड भी हो सकता है और लाइफ टाइम का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने उस पर कितना रिहर्सल किया है। जितना अधिक आप रिहर्सल करेंगे आपकी जो सूचनाएं हैं उतने देर तक कुछ आपकी मेमोरी में बनी हुई होती हैं। इसी स्टोरेज को ही कि आपका कहा गया है मेमोरी रिटेंशन, यानी जब हम सूचनाओं को कुछ समय के लिए अपने मस्तिष्क में संपोषित करके रख पाते हैं, उन्हें धारण करके रख पाते हैं, इसे ही आपको कहा गया है धारणा। तो स्मृति की धारणा आपकी यही है कि हम सूचनाओं को संपोषित करके अपने मस्तिष्क में रख पा रहे हैं और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे अंदर या हमारी ब्रेन में सूचनाओं की इनकोडिंग हो। विदाउट इनकोडिंग हम कभी भी उसका रिटेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि इनकोडिंग जब तक नहीं होगी हम उसका रिकॉल नहीं कर सकते हैं। रिकॉल करने के लिए आवश्यक है कि हमारी जो सूचनाएं हैं उनका हम कहें तो स्टोर में उसको करके रखें, या उससे रिलेटेड जो हमारे ट्रेस हैं हमारे ब्रेन में स्पेसिफिक अगर बात करें तो हिप्पोकैम्पस में उसका ट्रेस होना आवश्यक है। अगर उसके ट्रेस नहीं बने होंगे तो जो भी हमारी मैटर हैं या जो भी हमारी विषय वस्तु है वो हमारी मेमोरी में अगर ट्रेस नहीं बने हुए तो फॉरगेट कर जाएंगी, और ये जो फॉरगेटिंग है ये आपकी स्मृति का ऋणात्मक पक्ष है। कहने का अर्थ है कि सूचनाओं को हम धारण नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ये? तो ये जो आपकी स्टेज है ऑपरेशन की, इसमें आपकी मेमोरी जो रिटेंशन है ये स्टोरेज तक ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेमोरी रिकॉर्डिंग। मेमोरी रिकॉर्डिंग जिसको हम रिकॉल कर पाते हैं। हम किसी भी सूचना को ले रहे हैं और सूचनाओं को हम जब भी मेमोरी रिकॉर्डिंग की बात जो की गई है तो यहाँ सूचनाओं को हम ले रहे हैं और लेने के बाद उन सूचनाओं की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग करने का मतलब है कि जो भी चीज़ें हमारे स्टोर की गई हैं हमारे मस्तिष्क में, स्पेसिफिक मैं यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूँगी, तो यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पेसिफिक जो हमारे न्यूरॉन के माध्यम से जो सूचनाएँ हमारे मस्तिष्क में जाती हैं वो हिप्पोकैम्पस पे एक तरह से ट्रेस बना लेती हैं, और ये ट्रेस बनने के बाद ही हम किसी विषय वस्तु को या सूचना को अपने मस्तिष्क में रख पाते हैं। तो ये जो सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में रह पाती हैं, इन्हीं सूचनाओं को जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक तरह से उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो यहाँ हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं तो वो रिकॉल होने लगती हैं। तो यहाँ वो है आपकी मेमोरी रिकॉर्डिंग, जिसके माध्यम से हम अपनी समस्या का समाधान करते हैं अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जब भी हमारी जो समस्याएं हैं हमारे सामने आती हैं तो हम अपनी थिंकिंग के साथ ही, चूँकि थिंकिंग भी आप तभी करेंगे जब आपकी मेमोरी में कुछ रहेगा। आपकी समस्या से संबंधित अगर कोई सूचना आपके मस्तिष्क में बनी हुई है और उससे रिलेटेड आपके माइंड में अगर कुछ ट्रेस बने हुए हैं तो आप उसकी जो रिकॉर्डिंग पहले हुई थी आप उसका उपयोग करेंगे। कहने का अर्थ है कि आप उसके बारे में जब सोचना शुरू करेंगे तो सामने कुछ ऐसी फीलिंग आती है कि इमेज कुछ बनने लगी। तो जो इमेज बनने की फीलिंग होती है वो एक तरह से आपकी मेमोरी रिकॉर्डिंग है, जिसके माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक है, तो आपका जो मेमोरी रिकॉर्डिंग है उसी के माध्यम से समस्या का समाधान आप कर पाते हैं, और ये सभी जो क्रियाएं हैं वो आपके ऑपरेशन के अंतर्गत आती हैं।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अभी मैंने बात की एवोल्यूशन की, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग और मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे कॉग्निशन की। व्हाट इज कॉग्निशन? ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया कि कॉग्निशन होता क्या है। संज्ञान मीन्स कॉग्निशन। यहाँ कॉग्निशन का अर्थ है वैसी जो आपकी मानसिक प्रक्रियाएं हैं। कहने का अर्थ है कि कॉग्निशन से मतलब उन सारी मानसिक प्रक्रियाओं से होता है जो इस बात से संबंधित होते हैं कि व्यक्ति अपने ज्ञान को कैसे प्राप्त करता है, उसे कैसे कहें तो स्टोर करता है, उसे किस तरीके से अपनी मेमोरी में वापस रिकॉल कर पाता है और अंत में उसका वो कैसे यूज़ कर रहा है। कॉग्निशन इन सभी से संबंधित है। यानी कहने का अर्थ है कि कॉग्निशन जो है एक तरह की प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के दौरान वो अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का यूज़ करता है। वो कैसे कर रहा है, कहाँ किससे कहाँ कैसे वो संचित कर रहा है, कैसे स्टोर कर रहा है, कैसे वो वापस रिकॉल कर रहा है, कैसे उसको यूज कर रहा है, ये सभी आपके कॉग्निशंस के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ कॉग्निशन जो है वास्तव में कॉग्निशन एक तरह से प्रोसेस के दौरान चलती है। कहने का अर्थ है कि जो आपकी कॉग्निशन है उसके अंतर्गत आपकी जो सेंसरी इनपुट है उससे होता है। कॉग्निशन की जो प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत जो होती है सेंसरी इनपुट से होती है, संवेदी निवेश से होती है। व्यक्ति जो है वो वातावरण में उपस्थित जो भी आपके स्टिमुलस होते हैं उसका सबसे पहले परसेप्शन करेगा और तभी उसे उसके प्रति किसी प्रकार का रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ जैसे वो परसीव कर रहा है और जैसे उसके प्रति रिस्पॉन्स दे रहा है वो एक प्रोसेस में होगा, सेंसरी इनपुट के दौरान ही होगा। तो प्रत्यक्षण में या ध्यान के माध्यम से ही संवेदी निवेश की कहें तो प्रक्रिया जो है आपकी पूरी हो रही है। तो यहाँ जो ये संवेदी निवेश की प्रक्रियाएं हैं वो पूरी हो रही हैं। ये पूरी होने में आपके संज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। कहने का अर्थ है कि हम संज्ञान के बारे में बस यही कह सकते हैं कि कॉग्निशन रिफर्स टू द मेंटल प्रोसेस ऑफ द परसेप्शन, memory and information processing by which the individual acquires knowledge, solves problem and plans for futures। फिर जो भी हम लोग प्लान्स बना रहे हैं वो सभी हमारे संज्ञान का ही एक कहें तो भाग हैं। यानी संज्ञान के माध्यम से ही हम किसी क्रिया को कर पा रहे हैं, अपनी स्मृति में धारण कर पा रहे हैं और फिर वापस उसके कॉन्सेप्ट को फॉर्मेट कर रहे हैं और उससे रिलेटेड अपनी समस्या का समाधान कर रहे हैं। ये है हमारा संज्ञान। यहाँ गिलफोर्ड ने यही जो आपके 6 प्रकार हैं इन्हीं के माध्यम से संज्ञान की बात की है। और यहाँ पर जो इनका पहला मैंने बताया कि 3 डायमेंशनल है, इनका यहाँ एक डायमेंशन कंप्लीट होता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो आपकी गिलफोर्ड की मल्टीपल फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंसी की जो है हम लोग इसकी बात कर रहे थे, इन्होंने इसमें मैंने आपसे कहा भी कि ये 3 डायमेंशनल थ्योरी है, जिसमें कि इसका फर्स्ट डायमेंशन जो था ऑपरेशन था, दूसरा आपका कंटेंट और थर्ड जो था आपका प्रोडक्ट्स था। आज हम लोगों ने सिर्फ ऑपरेशन की बात की है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंटेंट की। तो यहाँ ऑपरेशन में आपकी ये जो 6 जो पार्ट में डिवाइड किया गया था, मूल्यांकन और वहीं आपकी अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति, धारणा, अभिलेखन, आज संज्ञान तक की हमने बात की है आप लोगों से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कंटेंट के बारे में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों की गिलफोर्ड की थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, गिलफोर्ड की थ्योरी अभी चल रही है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। ठीक है।